Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 2nd of September 2024. तो गाइज आज है तारीख 2 सितंबर 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है लाओस को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही आसान है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हैं एससीओ से रिलेटेड, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो भारत है ये भी एक फाउंडिंग मेंबर है एससीओ का। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है इंग्लिश जो है इसकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक होने वाला है आज के समय पर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स लगातार पब्लिश हो रहे हैं, चाहे वो द हिंदू हो या दूसरे न्यूज़पेपर्स ही क्यों ना हो। पूरा मामला क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। आंध्र प्रदेश के अंदर में एक कॉलेज है जिसका नाम है गुडलावलेरू इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इस कॉलेज से यहाँ पर यह मामला निकल कर आया है। इस कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल से यह हैरान कर देने वाला मामला है, जो आज के समय पर देश भर में बहुत ही ज़्यादा चर्चित हो रहा है। हुआ यहाँ पर यह कि जो गर्ल्स हॉस्टल है इनके वॉशरूम में सीक्रेट कैमरा मिला, और उस सीक्रेट कैमरा मिलने के बाद में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। स्टूडेंट्स ने लगातार प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये कुछ फ़ोटोज़ आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज के देखने को मिलेंगे। और बताया यह भी जा रहा है कि जितने भी यहाँ पर ये स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनका जो वीडियो है ये खुफिया रूप से रिकॉर्ड किया गया है, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। और कॉलेज के ही एक सीनियर ने लीक करके बेच दिया है, ये भी बताया जा रहा है उन वीडियोस को जो सीक्रेट कैमरा से रिकॉर्ड करे गए हैं। तो इससे जो पूरा कॉलेज है काफ़ी नाराज़ हुआ, और जो ये प्रोटेस्ट है ये आप देख पाएंगे पूरी तरह से शुरू हो गया। लगभग पूरी रात यहाँ पर ये प्रोटेस्ट चलता है 29 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में। अभी मामला फिलहाल चर्चा में ही है, इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह है वो भी जारी किया गया है। तो इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग ये मामला आंध्र प्रदेश में एक जिला है कृष्ण जिला, वहीं पर यह कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें ये पूरा मामला निकल कर आया है। और ये शुरुआत जैसे मैंने बोला था 29 अगस्त से हुआ। 29 अगस्त शाम को कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इस हॉस्टल के वॉशरूम में उनको एक खुफिया यानी सीक्रेट कैमरा मिला था, जिससे वो सभी जो लड़कियां हैं वो परेशान हो गई एकदम। और इस खोज के बाद में अफरा तफरी मच गई, और जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं उन्होंने शाम को 7 बजे से ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू किया, और 30 अगस्त यानी अगले दिन सुबह तक ये प्रोटेस्ट लगातार चलता रहा। नारे लगाए गए वी वॉन्ट जस्टिस के। अभी ये मामला कहाँ तक पहुँच चुका है, तो दोस्तों इस मामले में वही जो जिला है जहाँ पे कॉलेज है जिसको बोलते हैं कृष्णा जिला, वहीं पर एक एसपी हैं गंगाधर राव। इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि हमें अपनी जांच के दौरान जितनी भी लड़कियां हैं इनके हॉस्टल में कोई कैमरा छिपा हुआ नहीं मिला, ऐसा यहाँ पर एसपी का कहना है। फिलहाल ये भी बोलते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के अंदर में, कर्मचारी हैं, इनके जितने भी लैपटॉप हैं, मोबाइल फ़ोन है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इनकी तलाशी ली जा रही है। उसके अलावा कोई यहाँ पर वीडियो नहीं मिला, उन सब चीज़ों में भी ऐसा वहाँ का कहना है। फिर एसपी ने यह भी बोला है कि स्टूडेंट्स को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी भी आगे की जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, वो सभी चीज़ें यहाँ पर ये लोग करने वाले हैं। ये सब रिपोर्ट्स का कहना है, ये आपके पास में फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल है आपके सामने ही, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स जो ये कैमरा है इसको सीक्रेटली यहाँ पर रखा गया था, छिपाया गया था, जहाँ पे वेमेन को रिकॉर्ड किया गया है।
ठीक है, उनके बाथरूम्स के अंदर में यहाँ पर ये कह सकते हैं सीक्रेट तरीके से रखा हुआ था। स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक इंक्वायरी बैठाई है, देखते हैं आगे क्या यहाँ पे अपडेट आता है। और इसी बीच में जो पूरा कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी बोला है कि ठीक है, हम पूरी तरह से आपकी सहायता करेंगे, जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी इस इंक्वायरी के अंदर में वो सब चीज़ें हम आपको प्रेजेंट करवाएंगे। इसी बीच में दोस्तों द हिंदू की एक और रिपोर्ट आती है, ये आप देख पाएंगे 31 अगस्त को यहाँ पर ये पब्लिश हुआ है कि कॉलेज का जो वार्डन है इसने भी कंफर्म किया है कि हाँ, जो कैमरा है वो प्रेजेंट था गर्ल्स के टॉयलेट में इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर में। तो इस चीज़ का ये मामला लगातार चर्चाओं में है, इसको लेकर आपको सतर्क रहना है और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी है सभी जगह पे। अभी अगर आप देख पाएंगे इस आर्टिकल के बारे में जो चर्चा है वो सदर्न इंडिया में ज़्यादा हो रही है ना। अभी ज़्यादा यहाँ पे आपने वीडियोस वगैरह नहीं देखे होंगे, लेकिन आने वाले समय पर बहुत सारे इसके ऊपर वीडियोस और बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स और भी पब्लिश होने वाले हैं। मुझे काफ़ी सारे आर्टिकल्स मिलते हैं, कई सारे लोगों ने खुद भी यहाँ पर नीचे कल वीडियो में कमेंट भी किया था कि सर आंध्र प्रदेश का ये जो यहाँ पे गुडलावेलुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, ज़रा इस केस को एक बार कवर कीजिए। तो थंबनेल लगा के मैंने इसको समझाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ पर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, इसके बारे में एक अवेयरनेस फैल सके। तो यहाँ पे दोस्तों एक बड़ा सा स्कैंडल ये करंट समय पर नज़र आ रहा है। ठीक है, जो भी यहाँ पे अपडेट्स होंगे इस आर्टिकल को लेकर, जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स आने वाले हैं वो सब कुछ मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा आगे। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के हमारे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर में मैंने चीज़ों को थोड़ा डिवाइड कर दिया है। कई लोग बोल रहे थे सर हमें पहले पता चल जाए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वीडियो के अंदर में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों आज के द हिंदू न्यूज़पेपर से कई सारे आर्टिकल हैं जो प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट हैं, यानी कि हमारी शॉर्ट न्यूज़ हैं, जिसमें हमने पीआईबी को भी इंक्लूड कर लिया है। तो जैसे सबसे पहली खबर है जहाँ पे हम LGBTQIA+ के बारे में बात करने वाले हैं। इन कपल्स को राशन कार्ड दिया जाए, ऐसा केंद्र सरकार ने बोला है। द हिंदू की एक इंपॉर्टेंट खबर है आज के अखबार में। फिर दूसरी खबर है जो GST रिसीट्स हैं दोस्तों, अब की बार इनमें जो इनकी ग्रोथ है वो कम होती हुई नजर आई अगस्त के महीने में। ये भी द हिंदू की एक इंपॉर्टेंट खबर है। भारत पाकिस्तान के रिलेशन सही नहीं होंगे आने वाले 10 साल तक, ऐसा यहाँ पे कई सारे लोगों का कहना है। एक सर्वे में ये पाया गया, तो ये भी यहाँ पर हमारे आज के न्यूज़पेपर में है। तेलंगाना के अंदर में भारी भरकम बाढ़ आई है दोस्तों, जिसकी वजह से 100 गांव डूब चुके हैं और भी काफ़ी भयंकर तबाही हुई है। तो ये भी यहाँ पर द हिंदू का एक रेलिवेंट टॉपिक है। उसके अलावा कुछ और यहाँ पे हमारे पास में शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल हैं जहाँ पे हम कुतुब शाही टॉम्ब कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। अनुभव अवार्ड्स अभी चर्चा में है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेशनल टीचर्स अवार्ड अभी यहाँ पर रिसेंटली दिए गए हैं। फिर एक बीमारी केरला के अंदर में इरप्ट हुई है जिसका नाम है लेप्टोस्पिरोसिस, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम में एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक स्कीम है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, ये क्या है, कैसे काम करती है, वो बात करेंगे। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से एक बॉडी काफ़ी चर्चाओं में है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इसके बारे में भी डिस्कशन होगा। ये हमारी आज की प्रीलिम्स न्यूज़ फैक्ट्री के आर्टिकल्स हैं, लेकिन अभी आज के मेंस के आर्टिकल्स की बात करेंगे, यानी एडिटोरियल। तो हमारे द हिंदू अखबार में दोस्तों अगर आप देख पाएंगे तो एडिटोरियल, सबसे पहला ये एडिटोरियल बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। भारत और भारत के पड़ोसी देशों में जो ये लगातार हलचल हो रही है, इससे हमें क्या सीखना चाहिए और क्या एक्शन लेने चाहिए, और इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हुआ है जैसे दुनिया भर के देशों में हो रहा है, वो यहाँ पर राइटर एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है। अफ्रीकन कंट्री सूडान की बात हो रही है। सूडान में हालात बहुत ख़राब हैं जिसको दुनिया भर में नहीं कवर किया जा रहा। ठीक है, तो इस इशू के बारे में सभी को पता होना चाहिए और भारत और सूडान के संबंध के बारे में भी राइटर ने चर्चा की है। अगेन आज का मेंस के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल ऑफ द डे, यहाँ पे राइटर बात करते हैं रिफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के बारे में। यानी जैसे हमारे जजेस अपॉइंट किए जाते हैं कॉलेजियम सिस्टम से, इस सिस्टम के अंदर में सुधार की आवश्यकता है। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इन्होंने, यूके का, फ्रांस का, है ना, साउथ अफ्रीका का राइटर ने, कि वहाँ से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वो चुनते हैं हमें भी चुनना चाहिए अपने जजेस को। तो क्या है राइटर का कहना, वो भी बात करेंगे। और लास्ट में आपको एक मेंस का प्रश्न भी मिलने वाला है। तो ये है आज का सेशन, इसमें ये सब चीज़ें कवर होने वाली हैं, शॉर्ट न्यूज़ होने वाली हैं और ये आपके एडिटोरियल्स होने वाले हैं, स्पेशली मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा आज का न्यूज़ आर्टिकल है, अखबार में पेज नंबर 12 पर प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में आप लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे केंद्र सरकार बोलती है कि जो LGBTQIA+ कम्युनिटी है, इनके जो कपल्स हैं, इनको राशन कार्ड मिलना चाहिए। तो पहले तो दोस्तों यहाँ पर ये जान लो कि ये LGBTQIA है क्या। L से लेस्बियन, G से गे, B से बाइसेक्सुअल,
T से ट्रांसजेंडर, Q से क्वीर और I से इंटरसेक्स एंड A से एसेक्सुअल। फिर आगे यहाँ पर इस वजह से इसमें प्लस भी ऐड कर दिया गया क्योंकि बहुत सारे और भी सेक्सुअल कंसिडरेशंस आपको आगे नज़र आएंगे। तो ये जो LGBTQIA+ वाली कम्युनिटी है, तो इन कम्युनिटी में जितने भी कपल्स हैं उनको राशन कार्ड मिले, है ना, उनके जो राइट्स हैं, बेसिकली उनके जो हक हैं वो हक अच्छे से दिए जाएं, इनके साथ में कोई भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके ऊपर में फोकस किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार ने यहाँ पर राशन कार्ड देने की बात कर दी, वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इन सभी लोगों के साथ में जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव हो रहा है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि भेदभाव की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और भी कई सारे इश्यूज से यहाँ पर ये सभी लोगों को गुजरना पड़ता है। हमारी जो हेल्थ मंत्रालय है ना, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस वगैरह फ्रेम किए हैं, जहाँ पर कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट्स अगर होती है इन सभी लोगों को तो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि कई सारी जगह पर वो मेडिकल फैसिलिटीज़ इनको नहीं मिल पाती हैं, तो वो देने की बात की है। क्योंकि यहाँ पर इनके राइट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी 2023 में बात की थी, एक केस के बारे में डिस्कशन किया था। तो कुछ भी हो, राइट्स और यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है उस डिस्क्रिमिनेशन को रोकना होगा, हकों को प्रोवाइड करवाना होगा, वो यहाँ पर कहना है। और इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल संडे में जो एडवाइजरी है वो हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को भी प्रोवाइड करवाई है कि ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है इनके राइट्स का ध्यान रखिए, चाहे वो हेल्थ के राइट्स हों चाहे वो दूसरे और राइट्स हों, कोई यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाएं, डिस्क्रिमिनेशन को रोकें। वही सेम चीज़ बार बार इस आर्टिकल में रिपीटेड आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब ये तो आपने न्यूज़ पढ़ लिया कि ठीक है राशन कार्ड देने की बात हो रही है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। देखो, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम कौन से चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, है ना। देखिए, मेंस में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से और पूछा जा सकता है कि बताइए आज के समय पर सोसाइटी में जो LGBTQIA+ कम्युनिटी है इनको कौन कौन सी चुनौतियों को फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहला चैलेंज है दोस्तों यहाँ पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इन सभी लोगों को कई बार भेदभाव फेस करना पड़ता है, जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पर इनको जॉब नहीं मिल पाती है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ में या हेल्थ केयर सेक्शन में भी यहाँ पर इनके साथ में भेदभाव होने लगता है, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। और कहना यहाँ पर यह भी है इस वजह से क्योंकि भेदभाव हो रहा है तो इनका ओपनली या सेफली रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कोई नौकरी नहीं मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर में इनके पास में बहुत कम सक्सेस होता है, जिसकी वजह से गरीबी को फेस करना पड़ता है। अपनी जो बेसिक नीड्स हैं वो यहाँ पर ये लोग पूरी नहीं कर पाते। तो पहला चैलेंज यहाँ पर ये फेस कर रहे हैं। दूसरा चैलेंज है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आर्टिकल में बोला जा रहा है जो LGBTQIA+ कम्युनिटी है, जो इंडिविजुअल्स हैं, इनको मीडिया में, पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस में या दूसरा और कोई सेक्टर देख लोगे वहाँ पर इनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना, ना ही फिर यहाँ पर इनकी आवाज़ उठाई जाती है। तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से भी यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो देखने को मिलता है। सोसाइटी में इनको एक्सेप्टेंस बहुत कम दिया गया है, तो ये एक चैलेंज है। फिर तीसरा चैलेंज आता है मेंटल हेल्थ इश्यूज़। बोला ये भी गया है कि जो LGBTQIA+ इंडिविजुअल्स हैं अक्सर इनको हेट क्राइम्स का फेस करना पड़ता है। फिजिकल अब्यूज़ यहाँ पर इनके साथ में होता है, कभी कभी हाथापाई हो जाती है, बुली किया जा रहा है, हरासमेंट हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पर इनके अंदर में मन में एक डर बैठा हुआ है और इसकी वजह से यहाँ पर जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं इनके वो शुरू हो जाते हैं। फिर एक और चैलेंज है वो है अनहर्ड वॉइस ऑफ रूरल LGBTQIA+ कम्युनिटी। देखो, होता यह है कि इस कम्युनिटी के जो लोग हैं कई बार जो शहर में हैं वो ऑनलाइन अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इनकी आवाज़ उठाई जा सकती है। लेकिन गांव वाले क्षेत्रों में जो ये लोग प्रेजेंट है दोस्तों, उनको कोई प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिलता या प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से यहाँ पर वो जो यहाँ पर अपनी आवाज़ है वो नहीं उठा पाते, जिसकी वजह से लगातार उनके साथ में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये भी एक चैलेंज दिखाया गया है। फिर एट द लास्ट वो है होमलेसनेस। जो मेजोरिटी ऑफ इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं दोस्तों वो बेघर हो चुके हैं। क्यों होता यहाँ पर यही है कि इसकी शुरुआत घर से होने लगती है। यहाँ पे बताया गया है कि या तो यहाँ पे उनको घर से निकाल दिया गया है या खुद यहाँ पर घर से बाहर निकल चुके हैं, भाग चुके हैं डिस्क्रिमिनेशन को फेस करने की वजह से, है ना, मजाक बनाने की वजह से। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से उन्होंने घर छोड़ दिया। तो घर छोड़ दिया तो कोई एजुकेशनल सपोर्ट नहीं मिला, सोशल सपोर्ट नहीं मिला, कोई भी इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं मिला। इस चक्कर में यहाँ पर इनके पास में कोई रास्ता होता नहीं था, तो नशा करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से यहाँ पर इनकी लाइफ में और जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर शुरू हो जाती हैं। फिर एट द लास्ट
अब यही आर्टिकल में बोला जा रहा है व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, यानी सोल्यूशन क्या होना चाहिए फिर। तो सोल्यूशन में यहाँ पे गवर्नमेंट चीज़ मेंशन भी करती है कि भाई कुछ पॉलिसीज़ सपोर्टिव होनी चाहिए, नियम होने चाहिए जो उनके सपोर्ट में हो। गवर्नमेंट कुछ नीतियां बना सकती हैं, कुछ नए कानून बना सकती है जहां पे LGBTQIA+ इंडिविजुअल्स के प्रोटेक्शन की बात की जा सके। प्रोटेक्शन किस चीज़ से, इनको बचाया जाए डिस्क्रिमिनेशन से, हेट क्राइम से, वायलेंस से यहाँ पर बचाया जा सके। इनको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल सकें, जिसको लेकर अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पर एडवाइजरी भी जारी की है, जो अभी हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे। दूसरा वे फॉरवर्ड है एमिंग फॉर बेटर पेरेंटिंग, क्योंकि इन सब की शुरुआत घर से ही होगी। तो सोसाइटी में सबसे बड़ा चेंज अपने घर से ही आएगा, क्योंकि कई बार यहाँ पर दोस्तों इनके जो पेरेंट्स हैं वही एक्सेप्ट नहीं करते इस बच्चे को, तो यहाँ पर उनको पहले एक्सेप्ट करना होगा। सोसाइटी के अंदर में लोगों को यहाँ पे समझना होगा उस चाइल्ड के यूनिकनेस को। अगर वो एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, तो यहाँ पर उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होना बंद हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है एक और सबसे बड़ा सोल्यूशन, इनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना ज़रूरी है, जहाँ पे LGBTQIA+ यूथ जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर सकें, शेयर कर सकें एक दूसरे के साथ में, इन्फॉर्मेशंस को एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेट कर सकें। तो इनके लिए यहाँ पर जो आवाज़ है वो उठाई जा सके, स्पेशली उस चीज़ के ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज का हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल काफ़ी रेलिवेंट होने वाला है, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी पब्लिश किया गया है। यहाँ पे बात हो रही है कुतुब शाही टॉम्ब्स के बारे में। ये जो टॉम्ब है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पुराने कॉम्प्लेक्स टॉम्ब्स आपको नजर आएंगे, है ना। और बताया जा रहा है कि अभी इसको वापस से रिस्टोर किया गया है। ये जो गुंबद बने हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे मस्जिद हैं, टॉम्ब्स हैं, जिसको हम बोलते हैं कुतुब शाही टॉम्ब कॉम्प्लेक्स। इस वजह से वर्ड ये कॉम्प्लेक्स ऐड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गुंबद आपको नजर आएंगे। हुआ यह है, लंबे समय से इसको रिस्टोर करने का काम चला गया और रिस्टोर का काम अब पूरा हो चुका है, तो अच्छे से इसको रिस्टोर कर दिया गया है। अब इन एरियाज़ को खोल दिया गया है पब्लिक के लिए, पब्लिक जाकर यहाँ पे घूम सकते हैं। तो टूरिज्म को एक बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस वजह से कुतुब शाही टॉम्ब कॉम्प्लेक्स चर्चाओं में है। तो ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है, इसको किसने बनाया था? कुतुब शाही डायनेस्टी के थ्रू बनाया गया था। ये वो डायनेस्टी थी जिसने 1518 AD से लेकर 1687 AD तक रूल किया। उस समय का यहाँ पर पूरा शासन संभाला कुतुब शाही डायनेस्टी ने। ये पूरा कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है दोस्तों? हैदराबाद के अंदर में लोकेटेड है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्ड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स यूज हो रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्स में लगभग 30 टॉम्ब हैं, बहुत सारी मस्जिद हैं, मोर्टवरी बाथ आपको देखने को मिल जाते हैं। ये सब चीज़ें वो हैं जो कुतुब शाही डायनेस्टी के राजा वगैरह हुआ करते थे, रूलर्स हुआ करते थे, उन रूलर्स को बिलोंग करते हैं, ये उनके पर्टिकुलर एरियाज़ हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया है कि यहीं पर आपको 500 साल पुराना ईदगाह, ग्रेव्स, मॉस्क, है ना, ऐसे कई सारे स्टेप वेल्स वगैरह भी यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर इन कॉम्प्लेक्स को अच्छे से देखते हैं तो जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं, इनका आर्किटेक्चरल स्टाइल को अगर आप एक बार नज़र मारोगे तो ये इंडो मुस्लिम डायनेस्टिक बेसिस पे बनाया गया है। यानी इस आर्किटेक्चर के अंदर में तो मुस्लिम कॉन्सेप्ट भी अपना हुआ है, उसके अलावा इसमें पर्शियन, पठान, हिंदू आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का भी यूज़ किया गया है। जैसे इन कॉम्प्लेक्स को देखोगे आप तो यहाँ पे ग्रेनाइट का, ग्रे कलर का ग्रेनाइट यूज़ हुआ है। ऑर्नामेंटेशंस के लिए और भी कई सारी चीज़ों का यूज़ किया है। नक्काशियाँ यहाँ पर की गई हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो तीनों अलग अलग मेथड, चाहे वो पर्शियन स्टाइल हो, चाहे वो पठान स्टाइल हो, चाहे वो हिंदू आर्किटेक्चरल स्टाइल हो, जिस माध्यम से आर्किटेक्चर्स बनाए जाते थे, वही स्टाइल्स का यूज़ करके, उनके कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके ये कुतुब शाही डायनेस्टी के अंदर कॉम्प्लेक्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो बनाई गई हैं। ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बार बार कुतुब शाही डायनेस्टी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो ये डायनेस्टी थी क्या, चला पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा कॉम्प्लेक्स इसी डायनेस्टी को बिलोंग करता है। तो दोस्तों ये डायनेस्टी ने यहाँ पर मतलब जो किंगडम ऑफ गोलकोंडा है उसको पूरी तरह से रूल किया। हम अगर रीजन वाइज बात करें तो ये वो रीजन आपको देखने को मिल जाएगा जो पिंक कलर में कवर किया गया है। ये हुआ करती थी कुतुब शाही डायनेस्टी। ठीक है। तो इस पूरी डायनेस्टी का फाउंडर था कुली कुतुब शाह, एक टर्किश गवर्नर जो बहामनी रीजन से यहाँ पर बिलोंग करता था। टाइम पीरियड आपको बता चुका हूँ, 1518 से लेकर 1687 तक यहाँ पर ये पूरा टाइम पीरियड चला। कुतुब शाह ने जो कह सकते हैं कि अपनी एक इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया 1580 में, और अपनी जो पूरी कैपिटल राजधानी है वो गोलकोंडा में शिफ्ट कर दी, जिसके बाद यहाँ पर ये डायनेस्टी आगे बढ़ती चली गई। और जैसे जैसे यहाँ पर सेंचुरी एंड होती हुई, तो सेंचुरी एंड होते होते मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने एक नई कैपिटल बनाई हैदराबाद के अंदर में,
और ये जो किंगडम है वो फैलता चला गया, इन्होंने किंगडम को बढ़ाया और ये किंगडम गोदावरी से लेकर कृष्णा नदी इन एरियाज़ को यहाँ पर कवर करने लगा। बे ऑफ बंगाल तक यहाँ पर रीच हो गई, ये आप देख पाओगे बे ऑफ बंगाल, यहाँ तक ये पूरा किंगडम पूरी तरह से फैल चुका था, वो यहाँ पे इसके बारे में समझाया गया। तो ये बेसिक फैक्ट्स ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री का टॉपिक भी आपके सिलेबस के अंदर में इंक्लूडेड है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा 2-3 आर्टिकल हमने डिस्कस किए, प्रॉपर नोट्स आपको तैयार किए जा रहे हैं, बैकग्राउंड डेटा तैयार करके दिया जा रहा है। वो सब डेटा दोस्तों एक प्रिंटेबल फॉर्म के पीडीएफ में भी प्रोवाइड करवाया जाता है। एक ऐसा पीडीएफ इस ग्रुप में मिलता है डेली बेसिस पे, जिसको आप प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। एक ऐसा ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाता है जहाँ पे आपका सभी करंट अफेयर्स का कंटेंट सिक्योर हो जाता है। कहने का मतलब है साल ब साल के करंट अफेयर्स एक ही ग्रुप में प्रोवाइडेड करे गए हैं, जिससे आपका स्टोरेज का इशू कोई नहीं होगा, आप चीज़ों को मैनेज करने में कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करोगे। डेट वाइज पड़ा हुआ है सभी कंटेंट, किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हो जाते हैं। और पता है ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप एक बार पूरे डेमो वीडियो को भी देख लीजिएगा कि मुझे ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और कैसे मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ। तो अपने आप को पहले कंप्लीटली सेटिस्फाई कर लेना, जब संतुष्ट हो जाओ तब जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। बाकी यार एक काम ज़रूर से कर दिया करो, वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो, 5000 लाइक्स का हमारा टारगेट है। देखिए पीआईबी सोर्स हमारे लिए रेलिवेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट का सोर्स है तो सरकारी डेटा पब्लिश होता है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आप देख पाओगे पीआईबी जब हम लोग बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस और पेंशन, जो ये मंत्रालय है, इसके तहत ये डेटा सामने आया है और हमें बताया ये जा रहा है अनुभव अवार्ड्स के बारे में। तो अनुभव अवार्ड्स अभी दोस्तों चर्चाओं में है। क्यों चर्चाओं में है, क्योंकि हाल ही में ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है इन्होंने 7वां अनुभव अवार्ड एंड जो सेरेमनी है दोस्तों इसको ऑर्गेनाइज किया है। और इस सेरेमनी का मेन पर्पस यहाँ पर क्या है कि जो हमारे केंद्र सरकार में जितने भी कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो रिटायर हो चुके हैं लेकिन अपने समय पर उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन, बड़ा योगदान दिया है देश के प्रति, देश को बनाने में, तो उन लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है यह अवार्ड दिया जाता है अनुभव अवार्ड। जो अब की बार अवार्ड दिया जा रहा है, जो सेरेमनी हो रही है, ये 7वीं सेरेमनी है, इतना ध्यान रखिएगा। ये न्यूज़ यानी खबर आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों एग्जाम में खबर से तो कुछ ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा नहीं, आपको थोड़ा डेटा अपने सिलेबस से लिंक करना होगा, तो पता होना चाहिए आपको अनुभव अवार्ड्स के बारे में, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया कि मान लीजिए केंद्र सरकार के तहत कोई काम कर रहा था सरकारी कर्मचारी, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अब क्या हुआ, उसने यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान दिया देश के बिल्डिंग में, देश को बनाने में स्पेशली। तो सरकार यहाँ पे क्या करती है, ये अनुभव अवार्ड उसको देती है उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। और इस अवार्ड को लाने की शुरुआत दोस्तों एक वेबसाइट से हुई। पहले अनुभव पोर्टल बना, यह पोर्टल हमने मार्च 2015 में बनाया, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जितने भी रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये वेबसाइट जो लॉन्च की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स के माध्यम से लॉन्च की गई थी, ठीक है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक डेटा क्रिएट कर लेना कि हमारे पास में कितने सारे लोग हैं जिनके पास में एक बड़ा एक्सपीरियंस है, जो रिटायर्ड ऑफिशियल हो चुके हैं। तो ऐसा डेटा हमारे पास में आ जाएगा और हमें पता होना चाहिए कितने कितने रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने देश को बनाने में काम किया है। इससे हमारा जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स है, वो अच्छे स्टेप ले सकेगा, है ना, बढ़िया सजेशन दे सकेगा। तो ये एक इसका उद्देश्य बन जाता है। इसी के लिए यहाँ पे अनुभव अवार्ड्स दिया जाता है, क्योंकि अभी अनुभव अवार्ड्स ना होते तो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर ना करते, लोगों का डेटा हमें पता ना चलता, कितने ब्रिलियंट माइंड्स हमारे पास में ये ना पता चलता, समझ गए। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, देखिए इस अवार्ड के स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए, रिटायरिंग ऑफिशियल होना चाहिए, आप रिटायर हो चुके हैं,
ठीक है। और आपको अपना जो अनुभव है, अपना जो एक्सपीरियंस है, वो लिखना होगा इस वेबसाइट पर, इस पोर्टल पर जिसकी हम बात कर रहे थे। या तो रिटायरमेंट से 8 महीने पहले आप ये पूरा अपना अनुभव लिख सकते हैं, या रिटायरमेंट के 1 साल तक यहाँ पर, 1 साल बाद तक यहाँ पे अपना पूरा अनुभव लिख सकते हैं। और जो भी यहाँ पे लिखकर आपने प्रोवाइड करवाया है वो सब देखा जाएगा अलग अलग मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स के माध्यम से। देन उसके बाद में उसको पब्लिश किया जाएगा, फिर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन यहाँ पर आपको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो ये जो अनुभव अवार्डीज होते हैं, जिनको ये अवार्ड मिलता है ना, इनको एक मेडल और एक सर्टिफिकेट, साथ ही साथ में 10,000 रुपये का प्राइस भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जब बात आएगी अनुभव अवार्ड्स की, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बताइए किसके लिए है? तो ध्यान रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ के लिए, जिनको एक बड़ा एक्सपीरियंस है। तो नाम से ही अनुभव अवार्ड, तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी हमारा पीआईबी की खबर है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस खबर को रिलीज की है। डायरेक्ट गवर्नमेंट न्यूज़ है, तो एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट होने वाली है। यहाँ पे दोस्तों बात क्या हो रही है, हम बात कर रहे हैं अपने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। एक नया बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी हमारी कैबिनेट ने 12 इंडस्ट्रियल जो सिटीज़ हैं इनको अप्रूवल दिया है कि इनको डेवलप किया जाएगा स्मार्ट सिटी के अंदर में, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। तो इस वजह से इस आर्टिकल से 2 रेलिवेंट चीज़ें हैं। एक तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, कैसे काम करता है, और वो 12 इंडस्ट्रियल सिटीज़ कौन कौन सी हैं जिसके ऊपर में आज हम स्पेशल फोकस कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। तो खबर क्या है ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये जो 12 नए प्रोजेक्ट्स बनाने की बात की जा रही है, इसमें सरकार का कहना है हम 28,602 करोड़ रुपए खर्चेंगे। ठीक, तो क्या है पहले प्रोग्राम जिसके तहत शहर को डेवलप किया जा रहा है, जरा ये सुनिए दोस्तों। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है, जहाँ पे हमारा मेन पर्पस होता है जितने भी इंडस्ट्रियल शहर है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इनको एज अ स्मार्ट शहर की तरह डेवलप करना, सभी बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करवाना, ताकि वो इंडस्ट्रियल सिटी और ज़्यादा बड़े तौर पर हब बनकर निकल कर आए। और इसके लिए उनको एडवांस टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करवाना, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना, ये हमारा मेन पर्पस होता है। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का मेन पर्पस क्या है? इन्वेस्टमेंट्स करना हमारे छोटे बड़े एंटरप्राइजेस के अंदर भी, और उन एंटरप्राइजेस को इतना ज़्यादा सपोर्ट करना कि वो इंडस्ट्रीज इतना ग्रो करें और एक्सपोर्ट्स बढ़ा दें अपना आगे। तो सरकार का गोल है कि आने वाले समय पर 2030 तक $2 ट्रिलियन तक के एक्सपोर्ट्स यहाँ पे हो सकें। उस गोल को अचीव करने के लिए भी ये एक बड़ा प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के तहत अभी कौन कौन से एरियाज़ पे फोकस किया जा रहा है? उत्तराखंड के खुरपिया एरिया में, तो ये सारे रीजन्स लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ लेना, मैं भी रीड ही करूँगा तो यहाँ पे कोई फ़ायदा है नहीं, तो एक बार इसको रीड कर लेना, ये जो लिस्ट आपको सामने दिख रही है। ठीक है, आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जितने भी एरियाज़ को यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई है वो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, इनको स्मार्ट सिटी में डेवलप करने की बात की जा रही है, और ज़्यादा एक बड़ा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम प्रोवाइड करवाने की बात की जा रही है। उस एरिया को पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट करके, है ना। एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा, शुरुआत से हम पैसा खर्चने वाले हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, उसके साथ साथ इन एरियाज़ में बड़े बड़े कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। 1 मिलियन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और 3 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब्स मिलने वाली हैं लोगों को। 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल होने वाला है इन शहरों के अंदर में। और भी बड़े बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, रेलवे लाइंस, मल्टी ट्रैकिंग सिस्टम, इन सब चीज़ों को भी हम आने वाले समय पर ऐड करने वाले हैं। तो ये जो हमारा अप्रोच होने वाला है ना, इससे जितने भी हमारे शहर होंगे इनमें एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, जिससे जो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे काम कर रही हैं उनको और एडवांस सपोर्ट मिलेगा, ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकेंगे, बड़ा हब बन सकेंगे, रोज़गार ज़्यादा दे सकेंगे। एक्सपोर्ट ज़्यादा करने से सरकारी इनकम, गवर्नमेंट इनकम, या हमारे देश की जो जीडीपी है स्पेशली, वो यहाँ पर और ज़्यादा डेवलप हो सकेगी। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसको आप पीएम गति शक्ति से मिला भी सकते हैं। तो इसका मेन पर्पज़ यही है कि देश को ग्रो करना। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यह भी पीआईबी की एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आज से 3 से 4 दिन पहले कवर की गई थी, लेकिन ये रेलिवेंट है तो इस वजह से मैं कवर करवा रहा हूँ आपको। थोड़ा लेट कवर कर रहे हैं इस वाली खबर को, बट ज़रूरी है। खबर यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, देखो हमारा जो एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय है, उन्होंने इस खबर को रिलीज़ किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने 16 टीचर्स को सेलेक्ट किया है हायर एजुकेशन और पॉलिटेक्निक्स कॉलेज से फॉर द नेशनल अवार्ड्स ऑफ टीचर्स। तो 2024 का नेशनल अवार्ड ऑफ टीचर दिया जा रहा है इन 16 टीचर्स को, 16 अध्यापकों को।
तो चलिए बात करते हैं इस नेशनल टीचर्स अवार्ड के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से बनने वाला है। इस अवार्ड का मेन पर्पस यही है कि भाई उन टीचर्स का जो योगदान रहा है हमारे देश के अंदर में लोगों को शिक्षा देने में, उस योगदान को एक पहचान दी जा सके। जिनका एक बड़ा कमिटमेंट था, उन्होंने क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात की है, बच्चों की ज़िंदगी में कुछ नया एडिशन किया है, तो उन टीचर्स को यहाँ पर ये नेशनल टीचर्स अवार्ड दिया जाना चाहिए। तो ये जो अवार्ड है दोस्तों, वो कुछ एक्सेप्शनल काम करने वाला कोई टीचर है, फैकल्टी मेंबर्स हैं जो स्पेशली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से आते हैं या पॉलिटेक्निक कॉलेज से आते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अब सवाल यह है, इस अवार्ड को पाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? ये अवार्ड सभी फैकल्टी मेंबर्स के लिए खुला हुआ है, चाहे वो कॉलेज किसी भी कॉलेज के हों, यूनिवर्सिटी के हों, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के हों, पॉलिटेक्निक्स के हों, सभी के लिए यहाँ पर ये अवार्ड्स खुला हुआ है। बस कैंडिडेट को ना कुछ चीज़ें हैं, यानी कुछ गाइडलाइंस है, उनको सेटिस्फाई करना होगा। जैसे से पहला कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे इसमें अप्लाई होगा या फिर जो भी व्यक्ति को यहाँ पर अवार्ड मिलेगा, तो वो यहाँ पर एक रेगुलर फैकल्टी होना चाहिए, एटलीस्ट 5 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। जो नॉमिनी होगा इसकी उम्र 55 साल से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। प्लस इसमें अवार्ड में एक बात और है कि जो वाइस चांसलर, डायरेक्टर या प्रिंसिपल्स अगर होंगे तो ये एलिजिबल नहीं हो सकते, ये इस अवार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो इंडिविजुअल्स हैं जो इस पोजीशन पर अगर हैं भी लेकिन उनकी उम्र 55 से कम है ना, एक्टिव सर्विस में है, सर्विस दे रहे हैं, तो वैसे लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो प्योरली यहाँ पर वाइस चांसलर है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है ना, तो दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं उनको ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, शायद मैंने यहाँ पर, मैं आपको फिर से बता दूँ, शायद मैंने ये बोल दिया है कि जो नॉमिनी है वो 55 साल से ऊपर होना चाहिए, नहीं, शुड नॉट है, 55 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। 55 से कम की अगर उम्र है तभी यहाँ पर वो व्यक्ति इस अवार्ड के लिए एलिजिबल है, इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। तो जो भी यहाँ पर विनर होगा उसको एक मेडल मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, प्लस 50,000 रुपये यहाँ पर ये प्रोवाइड करवाए जाते हैं इस अवार्ड के अंदर में। तो नेशनल टीचर्स अवार्ड के बारे में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अगला न्यूज़ आर्टिकल बहुत काम का है, डाउन टू अर्थ की खबर है और इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के साथ में आप लिंक कर पाएंगे, ये आप देख पाओगे, टैग लगा भी है। तो जैसे जैसे निपा वायरस का एक बहुत बड़ा खतरा हमने रिसेंटली केरला के अंदर में देखा, तो उस खतरे के बाद में एक और बड़ा खतरा यहाँ पर आ गया है, वो है लेप्टोस्पिरोसिस। अब लेप्टोस्पिरोसिस को दोस्तों हम कई बार बोलते हैं राइट फीवर, जो बेसिकली यहाँ पर चूहों की वजह से एक बुखार फैलता है। तो लेप्टोस्पिरोसिस यहाँ पर एक डेडली आउटब्रेक हुआ है अभी केरला के अंदर में, 121 लोगों की जान जा चुकी है और 1200 के आसपास लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये रैट फीवर क्या है, कितना खतरनाक हो सकता है और कैसे इससे बचा जा सकता है, ये सभी एस्पेक्ट्स यहाँ पे क्लियर करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो खबर तो वैसे आपको पता चल चुकी है, न्यूज़ आर्टिकल मैंने आपको बिल्कुल सामने दिखाई दिया है। अब थोड़ा सा पहले हम लेप्टोस्पिरोसिस के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। इस पर्टिकुलर बीमारी को हम रैट फीवर भी बोलते हैं। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बहुत कमी से फैलता है, या तो यह बच्चों को या जानवरों को पूरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। ये बीमारी होती किसकी वजह से है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो सिंपल सी बात है एक बैक्टीरिया की वजह से होती होगी। अब सवाल यह है वो बैक्टीरिया कौन सा है, वो बैक्टीरिया है दोस्तों लेप्टोस्पिरा एंटेरोगेन। तो इसकी वजह से ये जो बीमारी है वो फैलती है, और ये बीमारी सबसे ज़्यादा कॉमन है ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर में। स्पेशली वो एरियाज़ ये देखने को मिल जाएंगे, ट्रॉपिकल रीजन वाले जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे जो क्लाइमेट है, ये क्लाइमेट इन बीमारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। तो इंडिया का भी बड़ा सेक्शन इसमें कवर होता है, स्पेशली केरला भी यहाँ पर कवर होता है। समझ गए। अब क्या बात आती है ट्रांसमिशन की। देखिए ये जो बीमारी है ट्रांसमिट कैसे होती है। इस बीमारी को फैलाने के लिए जो हमारे एनिमल्स हैं वही काफ़ी हैं। इसमें चूहा हो सकता है, कैटल हो सकती हैं, बिग पिग हो सकता है, उसके अलावा डॉग्स हो सकते हैं, ये इस बीमारी को ट्रांसमिट कर सकते हैं। कैसे? मान लो कोई इन्फेक्टेड एनिमल है, वो इस बैक्टीरिया को अपने पेशाब यानी यूरिन के माध्यम से फैला सकता है ना, क्योंकि जब ये इन्फेक्शन किसी भी जानवर को हो जाएगा, मान लो चूहे के अंदर में है, तो वो अगर यूरिनेट करेगा तो उस यूरिनेशन के अंदर में बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, वो बैक्टीरिया हमारे एनवायरमेंट में आ जाएगा और एनवायरमेंट में कई महीनों तक या कई सालों तक यहाँ पर वो बैक्टीरिया एज इट इज प्रेजेंट रह सकता है। और उस बैक्टीरिया की खास बात है कि वो गंदे पानी में सर्वाइव कर सकता है, मिट्टी में महीनों तक, सप्ताहों तक यहाँ पर वो रह सकता है। समझ गए।
अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ट्रांसमिशन तो हमने समझ लिया, लेकिन क्या एक मान लो इंसान में अगर बीमारी जाती है तो क्या एक इंसान से दूसरे इंसान में आराम से फैल जाती है? नहीं, ये अच्छी बात है। अब बीमारी जानवर से इंसान में तो फैल गई, लेकिन इंसान से इंसान में आसानी से नहीं फैलती। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है, जिससे इस बीमारी के ऊपर एक कंट्रोल लगाया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन यह है, अगर लेप्टोस्पिरोसिस किसी को होता है तो उसमें कई सारे सिम्टम्स यानी लक्षण नजर आते हैं, जैसे जनरली 2 से 30 दिन तक लग जाते हैं, 30 डेज तक यहाँ पे लग जाता है एक इंसान को बीमार पड़ने में, है ना। तो ये बीमारी 2 फेसेस में एक इंसान को होती है। पहले फेस में उसको बुखार आएगा, ठंड लगेगी, सर में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, उल्टी हो रही होगी, जी मचलाएगा, ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं। देन उसके बाद में वो व्यक्ति धीरे धीरे करके और गंभीर तरीके से बीमार पड़ने लगेगा। सेकेंड फेज में उसके किडनी या लीवर फेलियर तक हो सकता है। दोस्तों, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दिमाग में सूजन हो सकती है इस बीमारी की वजह से। इसी वजह से यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जो अभी हमने डिस्कस किया। नाउ अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट की। उपाय क्या है? इसको एंटीबायोटिक्स के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। एंटीबायोटिक्स में स्पेशली यहाँ पर आता है एक पेनिसिलिन और दूसरा है यहाँ पर डॉक्सीसाइक्लिन। तो इससे दोस्तों यहाँ पर इन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे आता है। नाउ अगला आर्टिकल हमारा बिजनेस स्टैंडर्ड का है। अगेन एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी एग्रीकल्चर के साथ में भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। क्या बात हो रही है? केंद्र सरकार ने अप्रूव किया है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम। तो अभी केंद्र सरकार ने अप्रूव किया इस स्कीम को बढ़ाने के लिए आगे और एक्सपैंड करने के लिए। तो क्या है आखिरकार ये AIFS? आइए बहुत ही ज़्यादा सिंपल शब्दों में समझने वाले हैं हम लोग। तो न्यूज़ तो वैसे मैंने आपको पूरा आर्टिकल दिखा दिया है, वही यहाँ पर ये जो हेडिंग है वो चिपका दी है इधर। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं रियलिटी के बारे में, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो बात यह है, पहला सवाल आपसे बन सकता है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम चर्चाओं में देखने को मिली है हाल ही में, ये किस प्रकार की स्कीम है? तो ध्यान रखिए, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वह स्कीम होती हैं जहां पर केंद्र सरकार सब पैसा प्रोवाइड करवाती है, यानी 100% फंडिंग केंद्र सरकार करती है। राज्य सरकारों का फंडिंग का रोल इसमें नहीं होता। तो इस स्कीम को दोस्तों लॉन्च किया गया था साल 2020 में, कोरोना के समय पर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए, स्पेशली कौन से वाले सेक्शन में? एग्रीकल्चर में। देखो होता यह है, हम एग्रीकल्चर सेक्शन में खेती बाड़ी कर रहे हैं, अब फसल लगाई, फसल लगाने के बाद में फसल कटाई हो गई। अब फसल काटने के बाद में भी हमको बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि फसल कटाई तक ठीक है, आप कई सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर लेते हैं। फसल को काटने के बाद आपको अच्छा गोदाम चाहिए, उस फसल का प्रॉपर मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, अदरवाइज काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। तो वैसे मैनेजमेंट के लिए, यानी फसल की कटाई के बाद प्रॉपर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छा मैनेजमेंट हो, उसके लिए ये पैसा प्रोवाइड करवाता है पर्टिकुलर स्कीम, स्पेशली उधार देने का काम करता है। ठीक है, तो इस स्कीम का जो ड्यूरेशन है 2032 तक हमने रखा है, 10 साल तक ये सर्व करेगा। क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से बॉडीज को इसमें कवर किया गया है। तो हमारे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हो गए, मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, किसान हो गए सभी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एग्रीकल्चर से संबंधित जितने स्टार्टअप्स हैं या जितने और बिजनेस हैं, सभी को इसमें कवर किया गया है। सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज को कवर किया गया है, लोकल बॉडीज को कवर किया गया है। तो ये सभी लोग यहाँ पर इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। इनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है ताकि कटाई के बाद में जो फसल है उसका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट कर सकें, और उसके लिए पैसे की ज़रूरत है तो आप लीजिए पैसा, यहाँ पे उधार लीजिए, उससे नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन यह है कि देखिए इसमें इन सब लोगों को कवर किया है, लेकिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो सरकारी कंपनियां हैं इनको थोड़ा सा दूर रखा गया है। ये डायरेक्टली इसमें एलिजिबल नहीं है, इनको यहाँ पे स्पॉन्सर करना होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से, उसके बाद ये एलिजिबल हो पाएंगी। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे उधार मिलेगा। तो इसमें जितने भी आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक है, रीजनल रूरल बैंक हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस हो गए, ये सभी बैंक्स आपको देखने को मिलेंगे जो पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए इस स्कीम के अंडर में, तो कहाँ से पैसा मिलेगा? ये बैंक्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे फाइनेंशियल फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाने में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब फीचर्स क्या हैं? तो जो भी आप लोन इकट्ठा करोगे, लोन लोगे इन बैंक से इस स्कीम के तहत में, उसकी लिमिट है 2 करोड़ रुपए तक।
2 करोड़ रुपीज़ तक यहाँ पे लोन लिया जा सकता है। ये फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी जिसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत कम चार्ज किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और एक व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति कह रहा हूँ मैं, मतलब जो भी हमारी बॉडीज़ हैं, जितने भी लोग ये एलिजिबल हैं, तो इसमें जो ये सभी लोग हैं ये लगभग कह सकते हैं कि 25 प्रोजेक्ट तक, जहाँ लोग अलग अलग लोकेशन पर 25 प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, तो हर एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर वो 2 करोड़ रुपीज़ तक लोन उठा सकते हैं। वैसे लिमिट ये 25 प्रोजेक्ट की है प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ के लिए, जैसे एग्रीकल्चर में कोई कंपनी है, स्टार्टअप्स है, उनके लिए। ये लिमिटेशन जो है ये स्टेट एजेंसीज के ऊपर अप्लाई नहीं होती, यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी बड़ी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। ये लिमिटेशन केवल प्राइवेट सेक्टर एजेंसीज के ऊपर ही है। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, केवल एक लोकेशन पे लगाना हो तो एक लोकेशन पर भी सब प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, जिससे यहाँ पर फ़ायदा हो सकेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इसके लिए ये फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम करता है पर्टिकुलर स्कीम, ये इन्वेस्टमेंट स्कीम, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा इन सभी लोगों को, और उस लोन में बहुत ही ज़्यादा कम ब्याज देना पड़ेगा। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे बोला ये भी जा रहा है कि स्पेशल फोकस किया जाएगा ऐसे बिजनेस के ऊपर जो ज़्यादातर महिलाओं को बिलोंग करता है, महिलाएं चला रही हैं या दूसरे वीकर सेक्शंस हैं, उनको लोन दिया जाए। जो लोग ऑलरेडी अमीर हैं, जिनके पास पैसा है, वो क्या करेंगे? हमारा फोकस रहेगा इन सभी लोगों के ऊपर में। और इसमें जो गारंटी देने वाला व्यक्ति होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पर लोन इतना बड़े अमाउंट का उठाना है तो गारंटी कौन लेगा इसकी गारंटी यहाँ पे गवर्नमेंट लेगी। जो कवरेज का फ़ी होगा वो यहाँ पर सीधा सरकार के थ्रू यहाँ पर पे किया जाएगा, इसलिए तो बोला जा रहा है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, इसको ध्यान रखिएगा क्या है एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब दोस्तों फटाफट पहले अपने एडिटोरियल डिस्कशन को कवर करते हैं। बहुत सारे एडिटोरियल हैं आज जो बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले हमारी शुरुआत होगी अपने ज़बरदस्त एडिटोरियल के साथ में, वो ये है हमारे पेज नंबर 9 पर आपको ये प्रेजेंट देखने को मिलेगा। प्रदीप मेहता साहब ने इस एडिटोरियल को लिखा है। ये बात करते हैं रिफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। अब इनका क्या है कहना, आइए मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। और देखो एडिटोरियल आसान से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना, देखो जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उनको समझ में नहीं आता, हिंदी माध्यम वाले लोग हैं, तो मेरा मेन पर्पज़ है कि सब चीज़ों को सिंपल करके समझाया जाए, राइटर क्या कह रहा है वो समझाया जाए, अलग से नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाएँ ताकि आपको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। आप सीधा प्रिपरेशन करो, क्योंकि हमारा टारगेट एग्जाम क्रैक करना, तो आप एग्जाम क्रैक करो, इन सब चीज़ों में बाकी टाइम वेस्ट ना करने लग जाओ, ठीक है। तो राइटर का कहना यह है, आज हम देखें अपने देश के अंदर में, मान लो सुप्रीम कोर्ट का किसी को जज बनना है, तो जज बनने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं। लेकिन जज बनने के लिए वो क्राइटेरिया तो आप फॉलो कर लोगे कि हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो ये क्राइटेरिया फॉलो हो जाएगा। लास्ट में मान लो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल हो चुका है, एलिजिबल हुआ है, लेकिन उसका जो अपॉइंटमेंट है, आखिरी में उसको जज जो बनाया जाता है, जो ठप्पा लगाया जाता है, वो आज हमारे देश में दोस्तों कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होता है। आपको पता होगा हम कॉलेजियम सिस्टम को फॉलो करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम में 5 जजेस होते हैं। एक तो होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे आज हैं DY चंद्रचूड़ साहब, तो एक तो ये हो गए। उसके अलावा हमारे 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो 4 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के, और यहाँ पर एक CGI, टोटल हो गए दोस्तों यहाँ पर ये 5 लोग। ये 5 लोग मिलकर बनाते हैं कॉलेजियम सिस्टम, और इस कॉलेजियम सिस्टम में आपस में ही ये लोग डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, कंसल्ट करते हैं, और अपने हिसाब से यहाँ पर फिर वो जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो इन 5 लोगों के हाथ में है कि भाई किसको जज बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये प्रोसेस अपनाया जाता है, आज हमारे देश में कॉलेजियम सिस्टम फॉलो होता है। तो राइटर यहाँ पे उस कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर में कई सारे जो आज के समय पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उन प्रश्नों को भी यहाँ पर उठा रहे हैं। पहली चीज़ यहाँ पर इनका कहना यहाँ पर यह है कि देखिए, अप्रैल के महीने में अगर हम बात करेंगे तो 60 लाख से ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स के अंदर में। 30% सीट्स ऐसी हैं जो खाली पड़ी हैं, वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। ये खुद रिपोर्ट बताती है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की। तो जब यहाँ पर वैकेंसी खाली पड़ी है, केसेस पेंडिंग पड़े हैं, तो भाई वैकेंसी आप भर क्यों नहीं रहे? जजेस को अपॉइंट कीजिए ताकि केसेस जितने पेंडिंग पड़े हैं उनको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जा सके। नहीं तो फिर आज जस्टिस बहुत देरी से मिलता है, और फिर वही आप जानते हैं, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। वही चीज़ यहाँ पर अपनाई जाती है कि भाई यहाँ पर जब किसी को जस्टिस नहीं मिल पाता, न्याय नहीं मिल पाता,
या बहुत देरी लग जाती है जब यहाँ पे मामला होता है आज और उसको न्याय मिल रहा है 10-15 साल बाद, तो वो कहाँ फिर न्याय मिला? उतने समय तक यहाँ पर जो विक्टिम है वो किस तरीके से रह रहा है, क्या कुछ झेलना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर राइटर बोलते हैं। राइटर बोलते हैं यहीं पर एक बहुत बड़ी डिबेट आ जाती है हमारे देश की, वो है कॉलेजियम सिस्टम वर्सेस एनजेएसी। ये आज भी दोस्तों लॉ के नज़रिए में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी डिबेट है कि कॉलेजियम सिस्टम में और एनजेएसी के बीच में क्या चीज़ हमें अपनानी चाहिए। अब ये क्या है मामला, चलिए मैं आपको पहले एनजेएसी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको एनजेएसी के बारे में नहीं पता है तो पहले दोस्तों यहाँ पर उसको समझ लीजिए, ठीक है। जो एनजेसीएस की फुल फॉर्म है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। सरकार ने एक समय पर क्या करा, गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही थी ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसको ख़त्म कर दिया जाए, इसकी जगह एनजेएसी लेकर आया जाए, ये यहाँ पर गवर्नमेंट का मेन पर्पस था। कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम पे कई सारे क्वेश्चन उठाए जा रहे थे, जो हमारे यहाँ पे राइटर ने भी उठाया है इस आर्टिकल में। राइटर का कहना यह है कि भाई कॉलेजियम सिस्टम में मान लो ये 5 जज हैं और इन 5 जज में एक सीजीआई है और प्लस यहाँ पे आपके 4 सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर मोस्ट जजेस हैं, तो आपस में मिलकर ये बातचीत करके किसी को जज बना रहे हैं। तो क्या यहाँ पे नेपोटिज्म जैसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, या फेवरेटिज्म जैसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं? जो फेवरेट लगे इनको, जो इनका मन पसंदीदा व्यक्ति हो उसी को यहाँ पर ये जज बनाए, और जो टैलेंट हो वो पीछे छूट जाए। तो ऐसा तो यहाँ पे भी हो सकता है ना, तो वो चीज़ ये एक्सप्लेन करते हैं। तो इसी को ख़त्म करने के लिए इस कॉलेजियम सिस्टम में, क्योंकि ये जजेस आपस में ही मतलब इंटरनली डिस्कशन करने के बाद में अपॉइंटमेंट करते हैं, तो बाहर कोई जानकारी मिलती नहीं है कैसे क्या बोल कर क्या बातचीत करके अपॉइंट किया जा रहा है किसको, कुछ नहीं पता चलता। तो राइटर बोलते हैं कि भाई इसी वजह से कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करके सरकार ने कोशिश किया था एनजेएसी को लाने के लिए, और एनजेएसी को लेकर बीच बीच में बार बार डिमांड उठती आई हैं। एक बार देखोगे, अभी थोड़े दिनों पहले की खबर है, ये मैंने न्यूज़ आर्टिकल लगा भी दिया है, द हिंदू का ही आर्टिकल है, ये आप देख पाएंगे, थोड़े दिनों पहले ही खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डाला गया कि कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करो और एनजेएसी को वापस से लेकर आओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन को डिक्लाइन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं, ये कॉलेजियम सिस्टम जैसा है वैसे ही चलता रहेगा, हमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा क्या है कहना, सुप्रीम कोर्ट क्यों एनजेएसी को सपोर्ट नहीं करता, आइए ज़रा मैं आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। तो दोस्तों ये है तारीख 16 अक्टूबर 2015। ध्यान रखना, अभी हम जा रहे हैं इतिहास में जानने के लिए एनजेएसी क्या है और कैसे एक बवाल मचा था बड़ा। 16 अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आता है 4:1 मेजोरिटी से, यानी 4 जज एक तरफ और 1 जज एक तरफ। तो उन 4 जज ने यहाँ पर क्या किया कि जो संविधान के अंदर में अमेंडमेंट किया जा रहा था, 99th अमेंडमेंट, कौन सा 99th, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एनजेएसी जो ये कमीशन है ये बना दिया गया था, हमारी सरकार बना रही है ना, नियम वगैरह बनाने का काम किसका है? सरकार का है, लेजिस्लेटिव का है। तो संविधान में बदलाव कर दिया गया 2014 में, और बदलाव करके ये 99वां बदलाव था, तो इसलिए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। ये संशोधन आया 2014 में, इसके माध्यम से कमीशन बना दिया गया। लेकिन दोस्तों ये जो कमीशन था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल का करार दिया। ये केस देखा 16 अक्टूबर 2015 में और सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये असंवैधानिक है, और सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी का मामला वहीं पे ख़त्म कर दिया, रफा दफा कर दिया कि अब बात नहीं उठनी चाहिए एनजेएसी की। अब इसके लिए क्या बोला सुप्रीम कोर्ट? बोलता है कि भाई आप एनजेएसी के माध्यम से जजेस को अपॉइंट करेंगे क्या? तो एनजेएसी के माध्यम से करेंगे तो इससे जो जुडिशरी हमारे देश में इंडिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएगी, क्योंकि हमारे देश में आपको पता है 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव लॉज बना रहा है, एग्जीक्यूटिव यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहा है, उसके अलावा जुडिशरी उन सब चीज़ों को चेक कर रही है। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, जो कि सरकार पर चेक लगा के रखेगी कि सरकार कुछ गलत कर रही है तो वहाँ पे जुडिशरी आएगी, रोकेगी। नहीं तो गवर्नमेंट के कहने पे ही अगर जुडिशरी चलेगी तो गवर्नमेंट की जो मर्जी हो, जैसा लॉ हो, कुछ भी करना हो वो वैसा करेंगे फिर, समझ गए। तो इस वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया एनजेएसी जो बॉडी आप लेकर आ रहे हैं, ये हमारा जजेस का ट्रांसफ़र, जजेस का अपॉइंटमेंट अगर देखना शुरू कर देगी ना, तो इससे यहाँ पर हमारे जजेस के अपॉइंटमेंट में सरकारी रोल आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि एनजेसी इस कमीशन को जब बनाने की बात की गई तो इसमें ये शामिल होंगे लोग, ऐसा बताया गया। क्योंकि एक तरफ आज जो कॉलेजियम सिस्टम फॉलो होता है तो इसमें तो केवल जज हैं, एक सीजीआई 4 जज। लेकिन एनजेसी जो बनकर आता, इसमें यहाँ पे आपके 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके चेयरपर्सन होंगे इस कमीशन के। लेकिन इसके साथ साथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी प्रेजेंट होंगे। 2 और व्यक्ति लिए जाएंगे सिविल सोसाइटी से। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और लोकसभा के अंदर में जो लीडर ऑफ ओपोजिशन होते हैं, जैसे आज के समय पर राहुल गांधी जी हैं, तो वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ये सब लोग मिलकर यहाँ पे ये कमीशन बनाएंगे और ये सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि भैया कौन जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट का, किसका ट्रांसफर होगा, किसका ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आ रहा है, नहीं आ रहा है? हमारी रूलिंग गवर्नमेंट भी आ रही है, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर भी आ रहे हैं। इन सब लोगों को यहाँ पर इस कमीशन में कवर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई, कॉलेजियम सिस्टम जैसा है वैसा ही चलेगा। तो डिबेट क्या है एनजेएसी और कॉलेजियम सिस्टम के बीच में? डिबेट आपको समझ में आ गई ना अच्छे से? ठीक है, चलिए अब राइटर बोलते हैं कि भैया यहाँ पर इस डिबेट का एक सोल्यूशन निकालना तो जरूरी है ना, तीसरा रास्ता देखिए। और वो तीसरा रास्ता यह है, आप दूसरे देशों से लेसन ले सकते हैं। दूसरे देशों में भी यहाँ पर ये चीज़ें अपनाई जा रही हैं। मतलब जो राइटर है उनका कहना यह है कि केवल जजेस का होना भी यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि दूसरे कंट्रीज को अगर आप फोकस में रखेंगे, फॉर एग्जांपल यूके, तो ब्रिटेन ने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट किया 2005 में और उसके बेसिस पे इन्होंने 2 कमीशन बना लिए अपने यहाँ पे जजेस को अपॉइंट करने के लिए, चुनने के लिए। और इनके कमीशन के अंदर में कई सारे मेंबर्स को इंक्लूड किया। इसमें जज तो हैं, उसके अलावा 2 प्रोफेशनल मेंबर्स भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, है ना। उसके अलावा और भी कई मेंबर्स को उन्होंने ऐड किया है। तो वो राइटर बोल रहे हैं कि भाई ये चीज़ अपना सकते हैं हम भी। और वही यहाँ पर एनजेसी भी है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भी है। फिर राइटर ने बोला सेम एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका का है। साउथ अफ्रीका का अपना खुद का यहाँ पर जुडिशियल सर्विस कमीशन है, जो कि एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को कि भाई जजेस को अपॉइंट करना है, कौन से जजेस को अपॉइंट करना है। तो इस कमीशन में भी कई सारे जज हैं। जज के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोफेसर्स हैं, 6 अलग लॉज हैं, 4 अलग व्यक्ति आ जाते हैं जो प्रेसिडेंट यहाँ पर प्रमोट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, 4 परमानेंट मेंबर्स आ जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे मेंबर्स से मिलकर बना है साउथ अफ्रीका का भी ये कमीशन। वही सिमिलर कॉन्सेप्ट फ्रांस के अंदर भी है। तो राइटर बोलते हैं जब इन सब देशों ने भी इस चीज़ को अप्लाई कर लिया है तो हमें भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम ये बात नहीं नकार सकते कि कॉलेजियम सिस्टम में फेवरेटिज्म ना अपनाया जाए, क्योंकि ये 5 जजेस मिलकर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म जैसी चीज़ें हो, जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं कॉलेजियम सिस्टम पर। ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों? तो राइटर बोलते हैं इसकी जगह एनजेसी को लाना चाहिए। लेकिन आप कहोगे क्यों? राइटर तो थोड़े बायस लग रहे हैं। ऐसा क्यों? एनजेसी को लेकर आना चाहिए तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में तो सरकार सीधा आ रही है ना। तो गवर्नमेंट का अगर रोल आ जाएगा, अगर गवर्नमेंट ही अपॉइंटमेंट करने लगेगी सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो गवर्नमेंट तो अपने वो फेवरेटिज्म नहीं कर सकती है क्या? तो राइटर बोलते हैं देखिए एनजेसी में सभी लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, सीजीआई भी हैं, प्लस सरकार का रोल भी है, सरकार का रिप्रेजेंटेशन भी है। लेकिन अगर आपको लगता है कहीं पर कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट का रोल बहुत बढ़ रहा है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं हो रही है, मतलब सॉरी जुडिशरी यहाँ पर इंडिपेंडेंस नहीं रह पा रही है, तो राइटर का कहना यह है कि हम एनजेसी में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। कॉलेजियम सिस्टम आप नहीं चाहते हैं, ठीक है, आप एनजेसी एज इट इज जो लाया गया है कॉन्सेप्ट, ये अगर नहीं चाहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसे बदलाव कर लीजिए, थोड़े बहुत चेंजेस करके लेकर आ जाओ इस कमीशन को, है ना, जिसमें यहाँ पर जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा कर दिया जाएगा, कोई बात नहीं, बहुत कम रिप्रेजेंटेशन होगा गवर्नमेंट का। लेकिन हमें पता तो चलेगा ना प्रोसेस की आखिरकार किस आधार पे जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है। अभी तो हमें वो भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि वो डिस्कशन, वो कंसल्टेशन आपस में इन 5 जजों के बीच में होता है। तो वो राइटर ने बोला तो एनजेसी हमें ज़्यादा एफिशिएंट मेथड प्रोवाइड करवा सकता है जजेस को अपॉइंट करने के लिए, कम्युनिकेशन बढ़ सकता है बढ़िया तरीके से, सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने निकल कर आएगी। तो ये बताया गया, और इससे क्या होगा, अपॉइंटमेंट्स जल्दी जल्दी होंगे। और इंडिया के अंदर में ये जो प्रॉब्लम है, जस्टिस जो डिले हो रहा है, वो प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सकेगा। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से एक चीज़ को सोचना होगा। अगर हम ये डिबेट देख रहे हैं तो इस डिबेट में एक तीसरा रास्ता निकालने की ज़रूरत है, और वो तीसरा रास्ता वही हो सकता है कि आप एनजेसी में कुछ चेंजेस करके लेकर आ जाइए, ठीक है। तब आपका यहाँ पर जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट रहेगी, सारे काम बराबर हो पाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए
आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो ये था हमारा एडिटोरियल, बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है, लेकिन यहीं पर इस एडिटोरियल से रिलेटेड मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, और ये क्वेश्चन ऐसा है जो यूपीएससी ऑलरेडी साल 2022 में पूछ चुका है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर अगर आप लिख रहे होंगे, मतलब यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे। सवाल यह है कि हाल ही में लगातार एक आवाज़ उठी है कि एनजेसी बिल को वापस से लेकर आओ। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आपको एनालाइज करना है एनजेसी एक्ट 2014 का, ये जो एक्ट है ये था क्या और कैसे काम करता है। तो वो तो आपको बता ही चुका हूँ, सभी चीज़ें बताइए क्या है इसमें क्या नहीं है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और 150 शब्दों में लिखना है, 250 शब्दों में नहीं लिखना है, 150 शब्दों में लिखना है, ध्यान रखिएगा। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एनजेएसी बिल को फिर से पेश करने के पक्ष में आवाज उठ रही है। इस कथन के आलोक में एनजेएसी अधिनियम 2014 का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। देखिए, क्रिटिसाइज नहीं करना है, आलोचना नहीं करनी है, इसका विश्लेषण एनालाइज करना है। क्रिटिकली एनालाइज है, दोनों वर्ड्स में डिफरेंशिएशन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पे आपको ये आंसर लिखने का, आंसर सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे आप आंसर सबमिट कर सकेंगे। सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम दोस्तों और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करेंगे, बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल सकते हैं जो आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम करता है। क्लियर हो गया? चलिए आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल और भी ज़बरदस्त और भी मज़ेदार यहाँ पर होने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर टीएस त्रिमूर्ति ने आर्टिकल लिखा है, इंडियाज नेबरहुड। आज भारत और भारत के पड़ोसी देशों में जो भी हो रहा है उससे हमें क्या क्या सीख लेनी चाहिए, वो यहाँ पर राइटर एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इंडिया की नेबर कंट्रीज़ को एक बार देख लो, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम बात करेंगे आज। दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे भारत के कई सारे देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं। जैसे यहाँ पर एक पड़ोसी देश है नेपाल, फिर है चाइना, देन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नीचे मालदीव्स भी है, देन इधर श्रीलंका है, इधर म्यांमार है, ये हो गया बांग्लादेश और ये हो गया ऊपर भूटान। अभी हमने देखा रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर में किस तरीके से एक बड़ा टर्मोइल क्रिएट हुआ। बांग्लादेश में सरकार गिर गई तख्ता पलट होने के बाद में, और शेख हसीना को भागना पड़ा जो इंडिया में आकर यहाँ पे रुक गई। और उसके बाद में दोस्तों बांग्लादेश के अंदर में एक इंतरिम सरकार बनाई गई, मोहम्मद यूनुस यहाँ पे वो सरकार संभाल रहे हैं। तो इंतरिम गवर्नमेंट का मेन पर्पज़ यही होता है, जब तक इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तब तक यहाँ पर उस पर्टिकुलर देश को चलाना। तो केवल क्या बांग्लादेश में ही ये सिनेरियो हो रहा है? नहीं, ये तो दोस्तों यहाँ पे बांग्लादेश में हालात ख़राब हुए, लेकिन उसके साथ साथ राइटर का कहना यह है कि भाई यहाँ पे आज भारत को अपने पड़ोसियों से काफ़ी बड़ा खतरा हो चुका है। अब खतरा क्या क्या हो चुका है, बांग्लादेश का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं म्यांमार। म्यांमार भी तो पड़ोसी देश है ना, एक लंबी चौड़ी बाउंड्री म्यांमार के साथ में भी हमारी शेयर हो रही है। म्यांमार में क्या हो गया? म्यांमार में दोस्तों आज से 2 साल पहले तख्ता पलट हुआ, मिलिट्री कू हुआ, सरकार वगैरह पूरी तरह से गिरा दी गई, डेमोक्रेसी खत्म कर दी गई, और आज उस तख्ता पलट की वजह से वहाँ के लोगों को भुगतान भरना पड़ रहा है। बहुत सारी कम्युनिटी निकलकर इंडिया में आ रही है, लोग मिलिट्री के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो मिलिट्री यहाँ पे, उस देश की मिलिट्री खुद के लोगों को ही मार देती है। तो म्यांमार में भी यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। वही सिमिलर सिचुएशन बांग्लादेश में नज़र आ रही है। फिर यहीं पर एक केस आपको पाकिस्तान का नज़र आएगा। अब पाकिस्तान में कोई माहौल अच्छा नहीं है। पाकिस्तान में भले ही यहाँ पर कोई प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी हो, सरकार चल रही हो, लेकिन दोस्तों वो सरकार मिलिट्री रूल के अंडर में चलती है। मिलिट्री चला रही है वो सरकार, मिलिट्री जब चाहे सरकार गिरा सकती है। और अभी भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है वो भी पिछले कुछ समय पर काफ़ी ख़राब हुए। पाकिस्तान बार बार कश्मीर को लेने की बात करता है, जबकि यहाँ पर औकात नहीं है संभालने की। तो जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं दोनों रिलेशंस के बीच में दोस्तों, वो रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर चुके हैं दोनों के। आज के समय पर अगर हम संबंध देखें, पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी ख़राब हो चुका है, इनस्टेबिलिटी आ चुकी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बार बार वार्निंग दे रहा है इनको, बार बार यहाँ पर वो पैसा लेने पहुँच जाते हैं जगह जगह कंट्रीज से, चाइना से और भी कई सारे देशों से।
तो वो सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे चाइना ने एक अच्छा मौका देख के, क्योंकि भारत के अगेंस्ट में है, तो चाइना ने मौका देख के सपोर्ट भी करता है पाकिस्तान को लगातार। फिर बांग्लादेश का सिनेरियो मैंने आपको बताया ही। फिर नेपाल की अगर हम बात करेंगे तो नेपाल में भी सिनेरियो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। नेपाल में भी यहाँ पर दोस्तों जो सरकार है उसमें कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमको नज़र आई हैं। अभी चाइना लगातार नेपाल के साथ में संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना पड़ोसी देश है नेपाल का, ताकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर नेपाल को इस चाइना के प्रोजेक्ट के अंदर में खींचा जा सके। तो यहाँ पे चाइना का इन्वॉल्वमेंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा, भारत के लिए उतनी ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ेंगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर नेपाल से, यहाँ पे क्या करता है, नेपाल कहता है इंडिया का जो काला पानी वाला जो रीजन है वो हमारा है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट भी रहते हैं भारत और नेपाल के बीच में, और इन सब के बीच में हम श्रीलंका को कैसे भूल सकते हैं यार। श्रीलंका धीरे धीरे वैसे रिकवर कर रहा है। 2021-2022 बड़ा बुरा साल साबित हुआ श्रीलंका के लिए। इकोनॉमिक क्राइसिस भयंकर तरीके से हुआ, लोग रोड पर उतर आए, प्रेसिडेंट के घर में घुस गए इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, प्रेसिडेंट को भागना पड़ा देश छोड़कर। तो इंडिया अभी तक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है श्रीलंका के अंदर में एक शांति बनाने के लिए। फाइनेंशियल सपोर्ट हमने प्रोवाइड करवाया है। IMF श्रीलंका को भी बार बार चेतावनी दे चुका है कि भाई यहाँ पर ज़्यादा उधार ना लें, आपका यहाँ पर जो डेट है वो ऑलरेडी काफ़ी सारे लिमिट्स को क्रॉस कर चुका है। और दूसरी तरफ चाइना ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है, चाइना ने पोर्ट वगैरह खरीद लिया है। तो ऑब्वियस सी बात है भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि चाइना कोशिश कर रहा है मैं चारों तरफ से यहाँ पर भारत को घेर लूँ, जो कि हो रहा है धीरे धीरे। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो गया, या श्रीलंका का यहाँ पे हम्बनतोता पोर्ट हो गया, म्यांमार का पोर्ट हो गया, या बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट हो गया। ये यहाँ पर चाइना की कोशिश है। लेकिन फिर से एक देश और यहाँ पे छिपा हुआ है, वो है मालदीव्स। मालदीव्स को नहीं भूल सकते। रिसेंटली सरकार पलट गई मालदीव्स में, मोहम्मद मुइज़ू यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए, और वो प्रेसिडेंट प्रो चाइना व्यक्ति है, वो इंडिया के अगेंस्ट में बात कर रहा है। ये वो व्यक्ति है जो इंडिया आउट कैंपेन चला के सरकार में आया। तो अगेन इंडिया आउट कैंपेन चला के सरकार में आना, चाइना के प्रति सपोर्ट दिखाना, ये भी भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित करता है। हालांकि इनको समझ में आ गया कि हाँ भारत एक इम्पॉर्टेंट देश है इनके लिए, तो धीरे धीरे ये भी लाइन पर आ रहे हैं। मोहम्मद मुइज़ू अभी करंट समय पर सही तरीके से डिस्कशंस कर रहे हैं भारत के साथ में, अच्छे स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं इंडिया को लेकर। ठीक है, फिर आती है बात दोस्तों भूटान की। भूटान बच रहा है साइड में, आपको भूटान देखने को मिल जाएगा। तो भूटान और भारत के रिलेशनशिप अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन भूटान भी चाहता है अपने रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करना, क्योंकि भूटान के संबंध या तो भारत के साथ में रहेंगे, या चाइना या नेपाल के साथ में, यही कंट्रीज हैं आसपास। तो दोस्तों भूटान चाहता है यहाँ पर अपना और भी ज़्यादा रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करना, क्योंकि भूटान आज के समय पर बहुत ज़्यादा बड़ी तरीके से डिपेंडेंट है, निर्भर है भारत के ऊपर में। तो उस डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना चाहता है वो भी। फिर बात आती है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान एक छोटी सी बाउंड्री भारत के साथ में शेयर करता है। अफगानिस्तान में तालिबान का रूल वापस आ गया। अब तालिबान का रूल आने की वजह से भारत का जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, वो सही तरीके से यहाँ पर काम नहीं कर रहा, वो सब रिस्क में आ चुका है। तो भारत ने ऑलरेडी अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो राइट एक्सप्लेन करते हैं उसका क्या होगा। तो आसपास सभी पड़ोसी देश में आप कहोगे चाइना बच गया। अरे चाइना का क्या ही कहना यार, चाइना तो ऑलरेडी भारत के साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में लगा हुआ है। 1962 में एक वॉर लड़ चुके हैं, अभी रिसेंटली गलवान क्रिएट कर चुका है इंडिया के साथ में चाइना। बॉर्डर्स पर डिस्प्यूट्स लगातार बने हुए हैं चाइना के साथ में। तो चाइना तो है एक मेजर प्रॉब्लम हमारे लिए, लेकिन आसपास पड़ोसी देशों में क्या क्या चल रहा है वो भी यहाँ पर मैंने आपको बताया, किस तरीके से आज के समय पर इंडिया को अपने पड़ोसी देशों से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखनी होगी, खतरा कितना ज़्यादा बड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार चलो एक देश दो देश तक तो ठीक था, एक जैसी सिचुएशन सभी देशों में नज़र आ रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? चलिए मैं आपको थोड़ा सा रीज़न बताता हूँ। राइटर बोलते हैं ज़्यादातर कंट्रीज़ में मिलिट्री इंटरफेरेंस है ना, वो बड़ी प्रॉब्लम है। म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, मिलिट्री का रूल हुआ। बांग्लादेश अगेन मिलिट्री का रूल था। उसके अलावा पाकिस्तान अगेन मिलिट्री का एक इंपॉर्टेंट रूल। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में मिलिट्री जो इंटरफेरेंस है ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। दूसरा जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वो है इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़, उसकी वजह से कंट्री क्राइसिस में आ गई हैं। श्रीलंका की इकोनॉमी की धज्जियाँ उड़ गई। बांग्लादेश की अभी इंडस्ट्री देखना बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से क्रैश करेगी। गारमेंट इंडस्ट्री ऑलरेडी क्रैश करना शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश कपड़े एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था, अब इंडस्ट्रीज़ यहाँ से निकल रही हैं
क्योंकि सरकार गिर गई, कुछ भी नहीं है वहाँ पर इस तरीके से, कोई यहाँ पर इंडस्ट्रीज एक अच्छा फ्यूचर देख रही हो उस बेसिस पे। मालदीव्स का टूरिज्म सेक्टर यहाँ पे अगर आप देख पाओगे वो भी कोविड-19 की वजह से ध्वस्त हो गया, इसके चक्कर में इनकी जीडीपी डाउन हो गई। तो ये भी एक कारण है इन कंट्रीज में क्राइसिस आने के पीछे का। तो एक तो मिलिट्री इंटरफेरेंस, दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस, तीसरा जियोपॉलिटिकल कंपटीशन लगे पड़े हैं। चाइना सबसे बड़ा है यहाँ पे कॉम्पिटिटर है। चाइना का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। नेपाल में पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। तो चाइना एक मेजर प्रॉब्लम बन रहा है भारत के लिए। इन सब देशों में जहाँ जहाँ ऐसे मौका दिख रहा है वहाँ वहाँ लगातार इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है चाइना, वो यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये सभी देशों ने दिक्कतें फेस की, इंडिया ने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की, इंडिया में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? राइटर बोलते हैं उसके पीछे के कई सारे मेजर कारण हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। बहुत सारे चुनौतियां हमने भी फेस की हैं लंबे समय से, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आने दी जैसा आसपास के पड़ोसी देशों में चल रही है। क्योंकि इंडिया की जुडिशरी आज भी इंडिपेंडेंट है, आज भी बड़े केस होते हैं यहाँ पर देख लिया जाता है। आज भी हम संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है जिसको कोई हाथ तक नहीं लगा सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। उसमें कई सारे राइट्स हैं लोगों के, वो राइट्स वो अधिकार नहीं छीने जा सकते जैसा हो रहा है जगह जगह पर, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो। लोगों के बेसिक राइट्स कभी छीने नहीं जाते। इंडिया में ये है। इंडिया में पावर सेपरेट की गई है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, सबकी पावर सेपरेट है। उसी के हिसाब से आज भी हम चल रहे हैं। भारत में मिलिट्री का हमारे पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जैसा दुनिया भर में चल रहा है मिलिट्री पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रही है, वैसा इंडिया में कुछ भी नहीं है। यह है वो रीज़न जिसकी वजह से यहाँ पर इंडिया आज भी ऐसे देशों से घिरा हुआ है, फिर भी यहाँ पर सही तरीके से चलने वाली कंट्री है। हमारे पास में कई सारे एक्ट हैं। सरकार से क्वेश्चन पूछना हो, सरकार से सवाल करना हो, आपके पास में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। सिटीजन्स को ताकत देता है सवाल करने की। हर दिन 4800 आरटीआई एप्लीकेशन फाइल हो रही हैं, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। डिजिटल रिवॉल्यूशन ने चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके अलावा इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है। हमारे पास में संविधान में कई सारे संशोधन करे गए जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया गया। कई सारे एक्ट हमारे पास में है। हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार साथ में मिलकर काम करती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाती है। ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से इंडिया आज भी बेटर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। बट कब तक? क्वेश्चन यही है। राइटर बोलते हैं कि हमें सीखना होगा अपने आसपास के पड़ोसी देशों से, और सीखते हुए कुछ मेजर्स अपनाने होंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा? अपने कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स को इम्प्रूव करना होगा। हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लगाने होंगे दूसरे देशों के साथ में, जो हम कनेक्टिविटी बना रहे हैं, स्पेशली थाईलैंड, अभी यहाँ पर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल जो व्हीकल एग्रीमेंट है वो किया गया है। तो इनको अपनाइए, ज़रा व्यापार को बढ़ावा दीजिए। उसके अलावा यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन देशों के अंदर में जो डिस्प्यूट चल रहा है, उन देशों में डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाने के ऊपर थोड़ा हम स्पेशल फोकस कर सकते हैं, है ना। और अगर हमसे नहीं हो रहा है तो हम बड़े बड़े जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें कुछ और दूसरे कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन करवा सकते हैं, जिस पार्टिसिपेशन के आधार पर यहाँ पर इन देशों में बातचीत करवा के मामलों को सुलझाया जा सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे अपनानी होंगी, और हमें सीधा सीधा यहाँ से एक लेसन लेना होगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए हमें, जैसा हम चल रहे हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और भी कई सारी चीज़ें हैं, उसके हिसाब से चलना होगा। हाँ, उसके अलावा राइटर एक चीज़ और बात करते हैं, हमें एम्प्लॉयमेंट पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज इन देशों के अंदर में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे पाकिस्तान हो, तो यहाँ पे बेरोज़गारी भी एक बड़ा इशू बना है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमें यहाँ पे उस अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर में फोकस करना होगा, उसको कम करना होगा। लोगों को रोज़गार देना हमारे लिए ज़रूरी है। तभी हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, तभी हम आने वाले समय पर ऐसी कोई समस्या ना आ पाए हमारे सामने, उस चीज़ को हम इंश्योर कर पाएंगे। वो यहाँ पे राइटर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आगे आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। अगला जो एडिटोरियल है हमारा वो है महेश सचदेव ने यहाँ पर लिखा है। एक फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर हैं। ये बोलते हैं एक ऐसी वॉर जिसमें मानव पूरी तरह से, कह सकते हैं कि बुरी तरह से बर्बाद हो रहा है, और इंटरनेशनल लेवल पर हम उस वॉर को इग्नोर कर रहे हैं। तो राइटर बोल रहे हैं सूडान के बारे में।
हम गाज़ा के बारे में दुनिया भर में बातचीत हो रही है, गाज़ा पट्टी के बारे में, लेकिन वो करेक्ट आंसर आज के समय पर जो दुनिया भर में क्राइसिस हो रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर अत्याचार हो रहे हैं। एक, हाँ मुझे याद आ रहा है, थंबनेल मैंने आज से कुछ दिनों पहले जुलाई के महीने में लगाया था, जहाँ पे महिलाओं के साथ में दोस्तों, मतलब महिलाओं को अगर खाना चाहिए, फूड चाहिए, तो वहाँ की जो मिलिट्री है ना, वो कह रही है कि आपको फूड चाहिए तो बदले में आप सेक्स दीजिए। ये स्थिति यहाँ पर सूडान में हो रही है। मैं सूडान की बात कर रहा हूँ। तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, बड़ी ट्रेजेडी हो रही है जिसको दुनिया भर में इग्नोर किया जा रहा है। वो राइटर यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले मैं आपको सूडान मैप में दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है पर्टिकुलर इशू। यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इस पर्टिकुलर पोर्शन पे हमने जूम किया है, ये आपको सूडान देखने को मिलेगा। इसकी कैपिटल है खार्तूम। आसपास नीचे है साउथ सूडान, बराबर में एरिट्रिया, इधर है इथियोपिया, ऊपर है इजिप्ट, लीबिया, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया। ये सब देश आसपास हैं सूडान के, ध्यान रखिएगा। सूडान का एक रीजन है दारफुर रीजन, ये सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा विवाद देखने को मिलेगा, ठीक है, इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब सूडान में हो क्या रहा है ज़रा ये जानिए। सूडान में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए क्रिएट हुआ कि वहाँ पे एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे जो लंबे समय से सर्व कर रहे थे। नाम था प्रेसिडेंट ओमार अल बशीर। ओमार अल बशीर को वहाँ पे अप्रैल 2019 में उसी की मिलिट्री ने उखाड़ कर फेंक दिया। तो वही सिनेरियो आप देख पा रहे हैं, जैसा आजकल यहाँ पर चल रहा है, ज़्यादातर कंट्रीज़ में ट्रेंड चल रहा है कि मिलिट्री रूल आ रहा है, वैसे ही सूडान में देखने को मिला। मिलिट्री ने 2019 में वहाँ के प्रेसिडेंट को उसके पद से उठाकर फेंक दिया। उसके बाद में अब सरकार चलाने के लिए मिलिट्री के दो भाग बट गए, दोनों आपस में भिड़ गए, और इस कॉन्फ्लिक्ट से इतना ज़्यादा बवाल हुआ कि आज दोस्तों 1.5 लाख से ज़्यादा मृत्यु हो चुकी है वहाँ पर। 10 मिलियन से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, अपने घरों को छोड़कर इधर उधर फैल चुके हैं, निकल चुके हैं, फिर उनका कोई ठिकाना नहीं है। ये फिगर्स जो है गाज़ा पट्टी से 4 गुना ज़्यादा हैं, 4 गुना ज़्यादा लोग यहाँ पर भुखमरी के शिकार बन चुके हैं। बीमारियाँ फैल रही हैं, कॉलेरा जैसी बीमारियाँ फैल रही हैं, और भुखमरी की वजह से यहाँ पर हज़ारों जान जा रही हैं। ये यहाँ पर बोला जा रहा है, ये इशू हो रहा है आज के समय पर सूडान में। तो हुआ ये, सरकार गिरा दी मिलिट्री ने, एक अग्रीमेंट कर लिया। जो इतने भी प्रोटेस्टर थे, मिलिट्री थे, सबके बीच में अग्रीमेंट हो गया कि भाई एक हम बॉडी बनाएंगे, पावर शेयरिंग बॉडी, जिसको सोवरेन काउंसिल बोला जाएगा। इसको बना दिया गया, सोवरेन काउंसिल बन गया, जिसने मेन पर्पस ये था कि सूडान के अंदर इलेक्शन करवाएगा। लेकिन मिलिट्री ने दोस्तों यहाँ पर उस ट्रांजिशनल गवर्नमेंट को भी उठाकर फेंक दिया। तो मिलिट्री यहाँ पर इस तरीके से चलती रही, मिलिट्री का रूल बना रहा। लेकिन अब क्या हुआ, मिलिट्री में 2 भाग हैं, एक तो हो गई आर्मी और दूसरी तरफ है यहाँ पर इनका आरएसएफ। ये आप देख पाएंगे आरएसएफ ये लिखा हुआ है, ये है रैपिड सपोर्ट फोर्स, और दूसरी तरफ है इनका एसएएफ, दैट इज सूडान आर्म्ड फोर्स। तो सूडान में इनके मिलिट्री पावर ही एक है रैपिड सपोर्ट फोर्स और एक है यहाँ पर आपकी सूडान आर्म्ड फोर्स, दोनों भिड़ गए। आर्मी और रैपिड सपोर्ट फोर्स यहाँ पर कह सकते हैं इस देश को रूल करने के लिए आपस में भिड़ गए, कई सारी चीज़ों पर डिसएग्री करने लगे, जिससे यहाँ पर यह प्रॉब्लम हुआ। और आज जो है ये दोनों आपस में भिड़ने की वजह से जो आम जनता है वो यहाँ पर सफ़र कर रही है। जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है सूडान की दोस्तों, ये लगातार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर चुकी है, कॉन्फ्लिक्ट में लड़ रही है लंबे समय से दारफुर रीजन में। दारफुर रीजन अभी मैं आपको दिखा चुका हूँ सूडान का कौन सा वो पर्टिकुलर पोर्शन है। तो जो ये क्राइसिस हुए हैं ना, इनके रेपरकेशंस, इनके बहुत सारे जो आज के समय पर परिणाम है वो हमको नजर आए हैं। जैसे कोई डेमोक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाई, सरकार नहीं बन पाई, इकोनॉमिक क्राइसिस लगातार हैं, विदेशों से पैसा ले लेकर इन्होंने उधार पूरा इतना ज़्यादा बड़े लेवल पर कर दिया, आज कोई इंटरनेशनल सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा है। लोग कुछ भी करें, खाएं या ना खाएं, किसी को कोई मतलब नहीं, चाहे उनको खाना मिले या ना मिले, कोई प्रॉब्लम, कोई सुनवाई नहीं उनकी। उसके अलावा अगर हम भारत और सूडान के संबंध को दोस्तों दूसरी तरफ देखें तो वो सूडान के साथ में संबंध इंडिया के काफ़ी अच्छे हैं। इंडिया ऑलरेडी 49 से ज़्यादा बायलैटरल प्रोजेक्ट्स लगा चुका है सूडान के साथ में, जहाँ पे हमने $612 मिलियन का एक सपोर्ट एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोवाइड करवाया सूडान को 2021 में। इतना ही नहीं, उसके अलावा इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट आपको एग्रीमेंट देखने को मिलेगा दोनों देशों के बीच में, जहाँ पे हमने 290 स्कॉलरशिप दी सूडान को
इंडिया ऑलरेडी बहुत सारा ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, खाने पीने की चीज़ें भेज चुका है सूडान में 2020 से, लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। भारत सूडान का जो बायलैटरल ट्रेड है, जो व्यापार है, वो भी बड़े लेवल पर है। पिछले कुछ समय पर दोनों देशों का जो बायलैटरल ट्रेड है दोस्तों, वो बढ़कर 2005-6 में केवल $327 मिलियन था। ये बढ़कर यहाँ पर कह सकते हैं 2018 में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, $1,663 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया। तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में व्यापार हुआ। इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है सूडान में, वो इंक्रीज़ होता चला गया। और आज इंडिया ने पेट्रोलियम सेक्टर में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट सूडान के अंदर में कर रखा है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया का स्टेक बहुत बड़ा है। लेकिन जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए, भारत ने अपने लोगों को यहाँ से निकाल दिया और इवैक्यूएट करके हम भारत वापस ले आए। बीच में हक्की पिक्की ट्राइब चर्चा में थी, आपको याद होगा। सूडान में अपना तेल वगैरह बेचा करते थे, तो उनको वापस से हम लेकर आए भारत के अंदर में। उस क्राइसिस के दौरान ऑपरेशन कावेरी हमने चलाया था। लेकिन सूडान एक बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। यहाँ पे पेट्रोल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो उसमें भी हमारा एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो अभी जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल टूरिस्ट जो भी सूडान से आ रहे हैं, उनके साथ में रिलेशंस को हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके रख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग करना भी यहाँ पर ज़रूरी है। सूडान के अंदर में चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए केवल इंडिया ही नहीं, दुनिया भर की कंट्रीज़ को यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी कुछ सिचुएशन इम्प्रूव होगी। अदरवाइज़ यहाँ पर सूडान आने वाले समय पर कह सकते हैं फॉल करने वाला एक देश है, जिसका भविष्य डूबता हुआ हमको नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर राइटर लिखते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के हमारे न्यूज़पेपर में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में बात हो रही है। अभी कोलकाता का जो केस आया, उसमें पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की गई थी, है ना, किया भी गया था, जिसको लाई डिटेक्टर टेस्ट बोलते हैं। तो उसी को लेकर ये आर्टिकल है। मैं आपको कहूँगा कि इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कहोगे इंपॉर्टेंट तो है, तो यार मैं ये नहीं कह रहा इंपॉर्टेंट नहीं है। 25 अगस्त का वीडियो ओपन कीजिए। मैंने 25 अगस्त को भी आर्टिकल डिस्कस किया है, 23 अगस्त को भी आर्टिकल डिस्कस किया है। तो 23 अगस्त को भी आप इसको देख सकते हैं एक बार, ठीक है। 23 अगस्त नहीं, 25 अगस्त वाला वीडियो देखिए। 25 अगस्त का वीडियो ओपन करो, लिखना 25 अगस्त 2024 द हिंदू बाय दीपा यादव एजुकेशन, मेरा वीडियो मिलेगा, उसको ओपन करना। वहीं पर आगे चल के आपको ये सब चीज़ें समझाई गई हैं, वही सेम चीज़ें यहाँ पर मैंने PDF में लगा दी हैं। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, प्लीज़ आप उसको वहाँ से कवर कर लीजिए। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा है, उनके मज़े हैं, और क्या है, पढ़ा हुआ है तो फिर क्या दिक्कत है। चलिए आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जो दो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स है, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर पहला बोलता है, क्या भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक फाउंडिंग मेंबर है? नहीं भाई, फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से हैं इसके? इसको 2001 में बनाया गया था, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान के माध्यम से, और पहले बनाया गया था, ठीक है। तो बाद में 2001 में उज्बेकिस्तान जुड़ गया था। तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। भारत को बाद में जोड़ा है इन्होंने 2017 में। इंडिया पाकिस्तान दोनों साथ में इसके मेंबर्स बनकर आए। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, क्या इंग्लिश एक ऑफिशियल भाषा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की? नहीं भाई, ये भी गलत है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल भाषा है चाइनीज और रशियन। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नर टू इज द करेक्ट आंसर। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर लिखें। और दूसरी बात, अपना मेक श्योर करें वीडियो पे लाइक का बटन जरा उसको प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और एक और चीज़, एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर यह है, जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं प्लीज़ उसको अटेम्प्ट किया करो, ठीक है। ज़रूरी है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय।